यानी कि भाषा साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, इस पर फोकस करना, दैट इज विजुअल आर्ट। ये किसका पार्ट है? कल्चर। तो यहां आप देखो कल्चर माइनस कर दो तो ये गए काम से। और इसके बाद आप देखो यहां एक आप लगा लोगे क्या, प्राचीन में एक लास्ट में लगाओगे क्या, विविध। क्या लगाओगे आप? प्राचीन भारत का विविध। यहां जो आए थे आप गुप्तोत्तर, यहां एक लगा के चलोगे आप विविध। और ये इस विविध से 14 क्वेश्चन आया। सोचो जैसे चरक आ गया, चरक संहिता आ गई, सुश्रुत संहिता आ गई, आर्यभट्ट आ गया। क्लियर ही नहीं होगा कि आर्यभट्ट को हम कहाँ रखें। शुरू तो आ रहा जी 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 शुरू हो गया। तो ये ध्यान रखना आप, विविध मिसलेनियस, यानी प्राचीन भारत में जैसे मान लो कोई एक मौर्य से उठा लिया, एक पोस्ट मौर्य से उठा लिया और एक गुप्त से उठा लिया, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? विविध में रखेंगे। जिसका कहीं अपना कोई ठिकाना नहीं कि एक जगह से क्वेश्चन आ रहा, क्योंकि कहेगा ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एक पता चला हड़प्पा से उठा लिया, दूसरा वैदिक से उठा लिया, और पूछा इनमें से कौन सही है, तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? विविध में रखेंगे आराम से। यानी कि सबसे ज्यादा महत्ता किसकी है कल्चर के बाद? मिसलेनियस। ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? तो इसका मतलब कल्चर को भी, कल्चर के बाद हमें मिसलेनियस भी देख के चलना है। जैसे मान लीजिए एक आया क्वेश्चन वो भवभूति, हस्तिमला भवभूति, और आपका क्षमेश्वर, क्षमेश्वर हस्तिमला भवभूति। अब इसमें आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस अगर लूज नहीं किए होते और उत्तर रामचरितम और भवभूति की रचनाएं आप जाने होते तो आप लगा देते कि ये नाटककार है। नहीं जानते हैं आप हस्तिमला, कभी भी कॉन्फिडेंस से नौकरी मिलती है, कॉन्फिडेंस से सिलेक्शन होता है। आप थोड़ा सा काम करो, पंचवर्षीय योजना हो जाए दिमाग।
सेगमेंट में बांटो, ए बी सी, लोअर 1707 से लेकर प्लासी तक ले जाओ इसको। 1707 से लेकर प्लासी तक ले जाओ आप फर्स्ट स्टेप मॉडल। देखो आप, ये आपको क्या दे देगा, ये कुछ भी नहीं देगा, कभी कभी दे देगा कुछ, तो इसको क्या लगाया जाए, 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बहुत कर रहे, और आप पूरी ताकत लगा देते हो, रेलखंड है तो रेलखंड है सब पर डालते हो आप, पता चला खोदा पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा हमने दे दिया ये 2 से 4। अभी करंट में एक क्वेश्चन आया था कि हैदराबाद से निकला आरकाट, विजयनगर से निकला मैसूर, और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा गठित राज्यों से निकला रुहेलखंड। बोले दैट इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अब जिसे मालूम है रुहेलखंड कैसे बना, वो उसको गलत कर देगा। ऐसे पढ़ना है, छोड़ना भी नहीं। बंगाल को पढ़ना, अवध को पढ़ना, कर्नाटक को पढ़ना, पंजाब को पढ़ना है, प्लासी बक्सर को पढ़ना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया कि 18वीं सदी में युद्धों का सही क्रोनोलॉजी क्या है, ये बताने के लिए आया था। और उसमें अंबर की लड़ाई, बांडीवास की लड़ाई, जो है प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और सुमेलित करने के लिए आया था। लेकिन बच्चा अंबर का युद्ध में फंस गया। वही अंबूर की लड़ाई 1749, कर्नाटक का युद्ध जब हो रहा था, और 1760 में बांडीवास की लड़ाई, उसको कोई भूल नहीं सकता। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खत्म कर दिया भारत में। प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को खत्म कर दिया, और बक्सर की लड़ाई में सबको खत्म कर दिया जो जो चुनौती उभर रही थी। 3 चुनौती उभर रही थी, सबको खत्म कर दिया। अखिल भारतीय पराजय हुई। प्लासी में तो एक टेस्ट था ना, लेकिन बक्सर में आप देखो, बता दिया उन्होंने कि हम सुनियोजित हैं, तुम डिस्टर्ब हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप देखो ये कंपनी, आप कभी सोच के देखो, एक व्यापारिक, एक निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, अदर्स आर पब्लिक कंपनी। आप देखो सब जो है सरकारी कंपनी थी एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। एक निजी कंपनी, एक सरकारी कंपनी आके साम्राज्य डाल दे रही, और जैसी चाह रही शोषण कर रही है। आपको पढ़ाएंगे हम आर्थिक इतिहास, रो पढ़ोगे आप। बताओ, हमारे ही कच्चा माल लंदन ले जा रहा है और अपने श्रमिकों से बनवा रहा है, अपने शिल्पकारों से बनवा रहा है, जबकि हमारे शिल्पकार दुनिया में नामी गिरामी। सोचो आप, ये दौर है। इसी दौर को आप देखो, इस दौर में धीरे धीरे प्रतिबंध शुरू हो जाएगा, और प्लासी के युद्ध के बाद वणिकवाद शुरू हो जाएगा, और फिर औद्योगिकवाद शुरू हो जाएगा, फिर वित्तीय पूंजीवाद शुरू हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दिया, आरबी दत्त, आरसी दत्त ने ये फेजेस बताया कि एक मर्केंटाइल फेज है, एक इंडस्ट्रियल फेज है, एक फिनेंशियल फेज है। ये जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज हमें क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहा। उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ी साजिश थी। सोचो आप, ब्राउन इंग्लिश मैन की अवधारणा, वो सोचता था क्या कि भूरे रंग का अंग्रेज हमें चाहिए, जो कलर में तो भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो, तभी तो हमारा दाम लेगा, तभी तो हमारा मटेरियल खरीदेगा, तभी हमारा जो प्रोडक्ट खरीदेगा। जब इसके सोच में अंग्रेजियत आ जाएगी, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग सुधार करते हुए नजर आए। आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग भेजे गए कहां से? लंदन से। उसके पीछे क्या चल रहा था? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। और उपनिवेशवाद का असली मंतव्य क्या होता है? शोषण, एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि जितना वो शोषण करेगा उतना ही उसका लंदन में पोषण होगा। इसीलिए भारत को उसने क्या बना दिया? प्लासी के युद्ध के बाद क्या बना दिया? उपनिवेश बना दिया। इसका मतलब शासक कहां है? लंदन में। और शासन कहां कर रहा है? भारत में।
ऐसा न सुल्तान के समय में हुआ, ऐसा न बादशाह के समय में हुआ, लेकिन ऐसा अंग्रेज करके दिखा दी। तो लोग गलत कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से उपनिवेश बना, गलत, दिस इज रॉन्ग, प्लासी से उपनिवेश बना, क्योंकि सुल्तान यही था, रजिया सुल्ताना ने यही शासन किया, बलबन ने यही किले ठोकवा दिया, तख्ते पे लिटा के बलबन किल मरवा देता था, यही था बलबन। तो अगर ज्यादती हो रही तो उसका आप विरोध करो, इसका मतलब कि है शासक यही, आगरा है या दिल्ली है, कितना दूरी है, पहुंच जाओगे आप। लेकिन लंदन कैसे पहुंच जाएगा व्यक्ति? सर्वोच्च न्यायालय यहां डाला और उसकी अंतिम अपील जो है लंदन में होती थी, मजाक बना लिया। तो फिर सर्वोच्च नाम क्यों रखा? भाई वॉरेन हेस्टिंग के समय में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई फोर्ट विलियम में, और अंतिम अपील करने हम लोग लंदन जाते थे। तो बेचारे बहुत से तो जाते ही नहीं थे, बोले समझौता कर लो। और फिर भी अंग्रेज कहता क्या, न्यायिक व्यवस्था का जनक मैं। कौन सा न्याय भाई? भगत सिंह बोलते नहीं थे कि न्याय क्या है? तुम आके कब्जा कर लिए मकान पर और कहते हो न्याय है, तुम अन्यायी हो, हम लोग न्यायी। You all are illegal in our platform. We all are legal in our own platform. ऐसे भगत सिंह लड़ते थे केस अपना। भाई जो गलत है वो गलत है, उसको कैसे वो प्रूफ कर रहा है कि हम सही हैं, और हमारे ऊपर मुकदमा चला रहा। और मुकदमा किस बात का चला रहा? कि हमें भगाना चाह रहा। तो तू आया ही क्यों? किसने कहा था कि इंडिया में आओगे अपना साम्राज्य बनाओगे? क्या खाना नहीं मिल रहा था लंदन में? लेकिन फिर भी हम लोग सुकून में रहते हैं, कह रहे जब कम से कम बरेली कॉलेज तो दिया 1837। फिर भी थैंक यू बोलते हैं। आप सोचो इंडिया वाले हैं कैसे, ये थैंक यू बोलते हैं, वाह हाय बरेली कॉलेज 1837 का है, सबसे पुराना कॉलेज है। उस समय कोई कॉलेज ही नहीं था, एक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज था, वही एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज था 1835 में, और फिर रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज आया 1847 में। बरेली कॉलेज आपका 1837 का। फिर भी हम थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। रेलवे दिया डलहौजी ने, थैंक यू डलहौजी। कभी कभी आता है कि आधुनिक भारत का जन्म कौन है, लगा के आते हैं आप डलहौजी। जबकि सोचो जितना विख्यात था उससे ज्यादा कुख्यात था, जितना फेमस था उतना नटोरियस था। एक ऑप्शन उसने नहीं छोड़ा, और अवध को तो इतना बेरहमी से किया कि अवध को गलत कुशासन का आरोप लगा के अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने किसको छीन लिया, और वाजिद अली शाह को भेज दिया जो है कलकत्ता, और उनकी बेगम साहिबा लखनऊ से बिरजेश कादिर को लेकर और विद्रोह का नेतृत्व कर गई। बताओ, हमारे यहां आकर हमारे ही शासक को भेज दे रहा। बहादुर शाह जफर को देखो रंगून भेज दिया। वो गाना आता है, पिया गए रंगून। मतलब ये कैसा भारत है और कैसा भारत का राष्ट्रवाद है कि अंग्रेज हमें ही आके हमें ही पाठ पढ़ा रहा। अब बोले आप विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हो और आपको हम पेंशन दे रहे हैं, और आप हमारे विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हो। लेकिन ये नहीं कह रहा विद्रोह हुआ क्यों, उसके ज्यादतियों के कारण हुआ। भैया 1857 का विद्रोह का आधार बना के ही तो कंपनी को खत्म कर दिया। तो सोचो जो अंग्रेज कंपनी का नहीं हुआ वो भारत का होगा? बताओ, कंपनी तो उसी की थी, निजी कंपनी। आप कभी सोच के देखो कि हमारी कोई कंपनी दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने जाए और बाद में फोन आए कि हम तो मालिक हो गए यहाँ के। ये तो विडंबना है। आप चाइना में जाके ऐसे कर लो। लेकिन हम लोग उदार प्रवृत्तियां हैं, ठीक है आ रहा, ठीक है, पहले उसको कहते हैं कि ठीक है सेना मेरे पास है, तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में वो सेना रखने लगा। हमारी सेना को कहा नहीं, आपकी सेना की कोई जरूरत नहीं है, और हम इतने बेवकूफ थे अपनी सेना डिसॉल्व कर रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली आया, बताओ, सहायक संधियों के माध्यम से हमारा भूभाग ले लिया, सेना को डिसॉल्व कर दिया, और हमारे शासक कह रहे हैं ठीक है आपकी सेना से काम चला लेंगे, अपनी बली खत्म कर रहे हैं।
अरे तो फिर संकट के समय में लड़ोगे कैसे तुम? ये है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति। बताओ, हम लोगों के पास कोई पुत्र नहीं होता तो पुत्र ले लेते हैं, उसको रियल सन मान लेते हैं। अंग्रेज आए तो बोले नहीं, एडॉप्टेड सन इज नॉट रियल सन। हु आर यू? आप होते कौन हो? ये धार्मिक कारण बना। 1857 के विद्रोह का धार्मिक कारण बनेगा, सैन्य कारण बनेगा, राजनीतिक कारण बनेगा। तो ये चीजें जब हमें पूरा उसका टाइम लाइन पता होगा। अब आप देखो इसमें कितनी चीजें आ जाएंगी, यानी कि मुगल वंश का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय। चाहे रुहेलखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अरकाट बना हो, चाहे कर्नाटक बना हो। पहले वो कर्नाटक नहीं था, पहले कर्नाटक था, इसलिए उधर था वो, आज कर्नाटक इधर है। जब कर्नाटक युद्ध बताएंगे आपको तो कर्नाटक था और आज का कर्नाटक अलग है। तो आप सोचो विजयनगर से मैसूर का जन्म हुआ। दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट। वाडियार घराना, जब विजयनगर का पतन होने लगा तो वहां चिक्का कृष्णराज के नेतृत्व में एक घराना आया, वाडियार घराना, और वही में जाके जन्म हुआ किसका? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने छीन ली और उसी को बनाया क्या? हैदर अली और टीपू सुल्तान से लड़ाई हुई किसकी? अंग्रेजों की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो मैसूर युद्ध। और 1799 तक मैसूर को भी खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। आप कहानी देखो कैसे शुरू होगी और कैसे खत्म हो जाएगी। 1818 तक आते आते अंग्रेज मराठों को खत्म कर दिया। पेशवा, हमारा पेशवा देखते देखते खत्म हो गया। जबकि आप पिक्चर देखे नहीं हो बाजीराव मस्तानी, जहां बाजीराव फर्स्ट निकलते थे मैदान साफ हो जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हीं का मैदान साफ कर दिया। 1818 तक लॉर्ड हेस्टिंग का जमाना था, और आते आते आप देखो लास्ट में पंजाब को भी समाप्त कर दिया डलहौजी जब आया। 2 लड़ाइयां हुई एंग्लो सिख, 3 लड़ाइयां मराठों से हुई, 4 लड़ाइयां मैसूर से हुई, 2 लड़ाई में पंजाब को खत्म कर दिया, और ऐसे पूरे साम्राज्य का निर्माता हो गया। प्लासी से लेकर पंजाब तक की यात्रा है, बंगाल से शुरू किया, पंजाब पर खत्म किया। आराम से पढ़ो, कुछ नहीं है इतिहास, ह्यूमन बिहेवियर है। हमारे साथ ऐसा हुआ और हम उसे बयान न कर पाए, बस वही है इतिहास। उसको टच होना चाहिए, इकोनॉमिकल है, सोशल है, कल्चरल है, स्पिरिचुअल है, बस यही टच होना चाहिए। अब पूरे इतिहास का आप हॉरिजॉन्टल स्टडी कर डालोगे तो ये चीज ध्यान रखना कि इसकी महत्ता बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसमें आप देखो औरंगजेब के जाने के बाद कम से कम 13 शासक आ जाएंगे 1857 तक। 13 शासक आ जाएंगे। अब सोचो मुगल वंश को बनाने में कितना लगा और बिगड़ने में कितना समय लगा। हमेशा कहते हैं ना कि बनाने में ज्यादा समय लगता और वो इतिहास नजीर है, इस बात का गवाह है। मोहम्मद शाह रंगीला तक जाते जाते आप देखोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और रंगीला के समय में सिंहासन भी उठा के ले गया नादिर शाह, कोहिनूर हीरा भी ले गया और सिंहासन भी ले गया। 1739 आप देखो, वो भी घटना तो इसी फर्स्ट टॉपिक में हुई है। सोचो आप, मोहम्मद शाह रंगीला, कोई भी राज्य आ जाए भारत में, किसके समय में अलग हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि केंद्र कमजोर हो गया। और केंद्र कमजोर हो गया तो उसी मुगल बादशाह से बगावत करके ये राज्य धीरे धीरे अलग होने लगे। इसीलिए कुछ उत्तराधिकारी राज्य हुए, कुछ अलग से बने, जैसे मैसूर वगैरह आ गया। और कुछ इन्हीं के यहाँ काम करते थे, जैसे सूबे में रहते थे, जैसे मुर्शिद कुली खां दीवान का काम करता था, निजाम का काम करता था। तो मुर्शिद कुली खां बड़ा योग्य था। तो जब औरंगजेब चला गया तो औरंगजेब के समय में भी था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां की दक्कन में वही स्थिति थी जो टोडरमल की थी, इसलिए दक्षिण भारत का टोडरमल कौन कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां। और उसी ने एक शहर बसाया, क्या? मुर्शिदाबाद। तो बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन होगा? बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन होगा? मुर्शिद कुली खां। इसका मतलब बंगाल किससे अलग हो रहा है?
किससे अलग हो रहा है? मुगल से। किससे अलग हो रहा है? और अंग्रेज किस पर अधिकार कर रहे हैं पहली बार? बंगाल पर। अब बंगाल किससे अलग हो रहा है? मुगल से। और मुगल बादशाह इतना बेकार है कि किसको अपना दाहिना हाथ बना रहा है? बंगाल के नवाब को। भाई जो आपका नालायक पुत्र हो उसी को आप सब कुछ मानो तो कश्मीर हो जाएगा, या ज्यादा अपने को फक्र महसूस करेगा कि हमारे बिना काम नहीं चल सकता। ऐसा ही हुआ, उलट पलट हो गया। जो चुनौती दे रहा था उसी को संरक्षण देने लगा। भाई वही तो दीवानी निजामत का काम करके ले आता था। लेकिन जब लगा इनको बाद वाले मुगल बादशाहों को कि अब तो लग रहा अंग्रेज हावी हो जाएंगे, तो फिर 1717 का फरमान जब पढ़ोगे, जिसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं 1717 के फरमान को? दस्तक। बहुत बड़ा फ्री पासपोर्ट। और ये दस्तक, अब इस दस्तक की व्याख्या कौन करेगा? बंगाल का पहला नवाब। इसका मतलब इसमें जो लिखा है अगर उसको डिट्टो कर दिया बंगाल का नवाब तो अंग्रेज व्यापार करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब सोचो सारा दारो मदार व्याख्या का किसके हाथ में चला गया? बंगाल का नवाब। तो प्लासी की लड़ाई किससे होगी? प्लासी की लड़ाई किससे होगी? बंगाल के नवाब से, जबकि होना चाहिए किससे? होना चाहिए किससे? मुगल बादशाह से। तो इस क्रॉस को अगर आप समझ गए तो इसका मतलब मॉडर्न इंडिया आपको समझ में आने लगेगी। और ये गलती हम लोगों ने कब कर दिया? जब कंपनी ने पहली बार पैर रखा बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार पैर बंगाल में कब रखा? 1651। और 1651 में कौन होगा मुगल बादशाह? अब देखो फिर टाइमलाइन आई, कौन होगा? इतना कमजोर। 1651 में, यानी कि शाहजहां का लास्ट, औरंगजेब आने वाला। तो टाइमलाइन थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल आया कि तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, बोले दिस इज रॉन्ग। वास्को डिगामा आ गया देवराय द्वितीय के समय में, बोले दिस इज रॉन्ग। बोले चंगेज खां आ गया इल्तुतमिश के समय में, बोले दिस इज राइट। ऐसी जवाब देना। मेडिवल इंडिया से आया क्वेश्चन, ये अभी जल्दी का आया। इसका मतलब आपको ये क्लियर करना है कि वास्को डिगामा कब आया? 1498। लेकिन देवराज सेकंड का समय कब है? 1422, 1440। तो इसका मतलब समकालीन होगा नहीं। तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया? 1398। वास्को डिगामा में घटा दीजिए 100 वर्ष। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398। और मोहम्मद बिन तुगलक का समय कब है? कब है? 1325। 1325 से 51 तक। तो इसका मतलब समकालीन होगा नहीं होगा। नासिरुद्दीन महमूद था उस समय। तो इतिहास हमारा इतना भी डेट नहीं हो जाएगा कि टाइमलाइन हम भूल जाएं, रजिया सुल्ताना का कार्यकाल हम भूल जाएं। इतना भी कमजोर नहीं होगा। पढ़ाते समय हम लोग इतना फोकस करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? कल्चरल पार्ट। तो अब आप बताओ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद बी वाले पार्ट में आप आ जाओ। प्लासी से स्टार्ट कर दो इसको, प्लासी से विद्रोह तक ले जाओ आप इसको। देखो आप बताओ, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है कि नहीं है? क्योंकि इसमें सब आ जाएंगे। राजा राम मोहन राय और थोड़ा सा ब्रह्म समाज और धर्म और समाज सुधार आंदोलन आ जाएगा, पुनर्जागरण आ जाएगा कि नहीं? तो ये थोड़ी महत्वपूर्ण होने लगेंगे। तो ये ध्यान रखना ये वाला टॉपिक। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हार्डली आप समझ लो ये वाला हिस्सा हार्डली 3 से 4-5 क्वेश्चन वेरिएट करेगा।
क्योंकि कल्चरल में आ जाएगा। ब्रह्म समाज किस में आएगा? कल्चरल में आएगा। राजा राम मोहन राय का जो संवाद कौमुदी किस में आएगा? कल्चर का पार्ट आएगा। विवेकानंद जो भाषण देंगे वो किस में आएगा? कल्चर का पार्ट आएगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ और मिशन, यानी कि जितने पुनर्जागरण वाले पार्ट हैं वो किस में आ जाएगा? कल्चर वाला पार्ट। यानी कि कल्चर को माइनस कर दिया जाए तो ये पार्ट भी आपका कम हो जाएगा। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा, देखो आप इसको आप क्या कहोगे? 45 से 50 आया। फ्रीडम स्ट्रगल, विपिन चंद्रा की किताब है। विपिन चंद्रा की किताब इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। विपिन चंद्रा की फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडिया, ये दोनों पढ़ लो आप, काम चल जाएगा। आधुनिक भारत भी है, और आधुनिक भारत पढ़ने के लिए हम समझ रहे हैं स्पेक्ट्रम की मदद ले सकते हो आप। स्पेक्ट्रम सही है, थोड़ा सा मेंस का एटीट्यूड मिल जाएगा आपको। और विपिन चंद्रा इज़ द बेस्ट। मध्यकाल में सतीश चंद्रा और प्राचीन में आर.एस. शर्मा, हिंदी इंग्लिश, और नितिन संघानिया अभी बताएंगे वो कल्चर के लिए। बहुत सिलेक्टिव बुक रखो आप, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मत पटको। आपको आईएएस बनना है, जरूरी ये नहीं है कि कितना क्वेश्चन मिलता है, जरूरी है कि हम उससे समझ के विकसित करते हैं। कर लेंगे क्वेश्चन, फैक्ट्स वगैरह तो हम बता देंगे, जो उसी से काम चल जाएगा। तो आप देखो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट निकला? 45 से 50 क्वेश्चन आया, और इसका भी तो विविध बनेगा, आधुनिक भारत का विविध। अब इसका आप बनाओ, आधुनिक भारत का क्या बनेगा? 22 क्वेश्चन यहां से आया, 10 वर्षों में 22 क्वेश्चन यहां से आया, आधुनिक भारत का विविध। जैसे कोई पत्र पत्रिका आ गई, 2-3 पत्र एक साथ दे दिए, प्रकाशक पूछ लिए, या कोई व्यक्तित्व आ गया, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे रुकमाबाई का एक केस आ गया 1884 का, जिनकी कम उम्र में शादी हो गई, गौना हुआ तो मना कर दी, और विक्टोरिया को पत्र लिख दी, रुकमाबाई का केस। अब आपके तो होश उड़ जाएंगे, अरे ऐसे भी कोई केस, ऐसे आएंगे आईएएस में क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फोकस करना है कि क्वेश्चन उठ कहां से रहा, क्वेश्चन आ कहां से रहा। तो अब ये चीज क्लियर लग रहा है कि विविध, फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चर को मिला दिया जाए तो कम से कम 80% की यात्रा तय कर लोगे। 80%, तो पूरा ही पूरा लग रहा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखो आप इस टॉपिक को देखो जरा आप, 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक लगातार, यानी कि पूरी घटना को अगर आप देखो, कांग्रेस की स्थापना से लेकर उदारवाद, उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी, गांधीवाद, साउथ अफ्रीका में गांधी जी का एक बार गिरमिटिया पद्धति आई थी, पूरा गिरमिटिया क्या है, एग्रीमेंट को गिरमिटिया हो गया था पूरा, गांधी जी वहाँ आंदोलन किए थे पूरा साउथ अफ्रीका में। तो आप देखो कि गांधी जी के जो पत्र हैं, या गांधी जी किस सेमिनार में पहली बार भाग लिए भारत में, फिर आप देखोगे कि एक बंग भंग से लेकर लगातार एक एक वर्ष की घटनाएं, 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वर्ल्ड वार भी आ जाएंगे इसमें। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये यूनिट आपकी बन जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री में। इटली और जर्मनी का एकीकरण वो नहीं हुआ होता तो फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होता, वो यूनिट जाएगी आईआर में, यानी कि एक तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री का अंग है। तो इसका मतलब हम लोग कभी इतिहास को अलग नहीं कर सकते हैं। जो जीएस के 4 पेपर हैं उसमें भी सेगमेंट ही जा रहा, क्योंकि जो आईआर है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो किससे बन रहा? इसी समसामयिक इतिहास से बन रहा। भाई कोल्ड वार आएगा तो किसका विषय है? इतिहास वाले भी पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ रहे हैं उसको। नाम पर देखो निबंध ही लिखने के लिए आ जाता। आप देखो नाम की सबमिट हुई थी, हामिद अंसारी को भेजा, मोदी गए नहीं, उसी वर्ष ऐसे आ गया नाम पर कि क्या आप नाम अपनी प्रासंगिकता खो रहा। देखो अब निबंध ही आ गया।
तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो किसका टॉपिक है? हिस्ट्री। तो इसका मतलब कि निबंध में भी है, एथिक्स में भी है, आईआर में भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे पेपर में, और इकोनॉमी के सेक्शन में भी। क्योंकि जैसे ही आज़ादी के बाद का भारत पढ़ोगे आप, तो वो पढ़ोगे कि नहीं, औद्योगिक नीतियाँ, पंचवर्षीय योजनाएं, पटेल के द्वारा एकीकरण, जो नहीं रियासतों का एकीकरण, पढ़ते हो कि नहीं आप रियासतों का एकीकरण? तो संविधान में भी जाता है और इतिहास में भी। जब आप पढ़ते हो राउरकेला और बोकारो और स्टील प्लांट वगैरह, नहीं पढ़ते हो किस पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट रखा गया, उद्योग को रखा गया कि कृषि को रखा गया? तो इसका मतलब ये जो सेक्टर आप पढ़ रहे हो ये भी किसका है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो 64 तक तो ऐसे ही इतिहास चलता हो, जिसको हम लोग समसामयिक इतिहास कहते हैं। इसका मतलब 2001 तक जो क्वेश्चन आ रहा है वो हिस्ट्री से टच्ड है, ग्लोबलाइजेशन का पूरा। जैसे आप देखो सोवियत रूस का विघटन 1990 का दशक, और जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो कोल्ड वार खत्म हो गया और बाइपोलर चेंज इनटू यूनिपोलर, ध्रुवीय विश्व किस में बदल गया? एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया, क्योंकि सोवियत रूस का पल्ला कोई उठा ही नहीं पा रहा। चाइना हालांकि प्रयास कर रहा थोड़ा थोड़ा। तो ये चीज हमें देखना, जियोपॉलिटिक्स पूरा इंटरनेशनल जो रिलेशन है ये इसी से बनेगा। चाहे साफ्टा पढ़ो, नाफ्टा पढ़ो, सार्क पढ़ो, यूएनओ पढ़ो, यूनेस्को पढ़ो, यूनिसेफ पढ़ो, ये कहीं ना कहीं पूरा जो है WTO पढ़ो आप, सारी चीजें किससे निकल कर आएंगी? इंटरनेशनल रिलेशन। इसलिए आईआर के सेक्शन को 1990 के दशक से क्या कर दिया गया? धीरे धीरे अब अलग ही कर दिया गया है। अब वो एक सेक्शन ही लेकर आ गया पूरा। आप देखते हो आईआर अलग से पढ़ाया जा रहा है, जबकि उसमें हिस्टोरिकल अप्रोच भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच भी है, और ग्लोबल अप्रोच भी है, इकोनॉमिकल अप्रोच भी है, साइंटिफिक अप्रोच भी है, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब समसामयिक मुद्दे को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आप देखो एक जो क्वेश्चन आया था कि वो अमरावती किस घाटी में है, आया नहीं था वो? एक कल्चरल क्वेश्चन आया था कि जो है वो सांची आया था, याद आ रहा कि सांची वो किस बेल्ट में है, कौन सी घाटी है? ये आया था अजंता, जो बागोरा नदी है पूरा, तो बागोरा नदी की घाटी में है पूरा। और फिर पांडुलेन की गुफा करके आया था, तो वो उस नर्मदा घाटी में नहीं है, पास में है। तो अजंता को छोड़ के सब गलत। वो सांची वाला पूरा बेल्ट, सांची रायसेन जिले में, वो घाटी में नहीं है, उसके पास में। और अमरावती देखो आप, अमरावती का लोकेशन अगर होता तो अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के पास। तो इसका मतलब अगर हमें थोड़ा भी ज्ञान है तो चाहे वो ज्योग्राफिकल पूछे चाहे हिस्टोरिकल पूछे, हम थोड़ा थोड़ा अप्रोच करके अपने क्वेश्चन को सही कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा रहा तो यह एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। आपको अप्रोच डेवलप करना है कि पढ़ते समय हम उसे किस एंगल से पढ़ें। क्योंकि जब आप सांची पढ़ते हो तो रट लेते हो, सांची में ये नहीं देखते हो कौन सी नदी है पास में, कौन सा। लेकिन जब आप कभी भी आप जैसे उज्जैन पढ़ रहे हो तो उज्जैन की पूरी लोकेशन देखो, उज्जैन का पूरा इतिहास देखो, आप किस घाटी में किस बेल्ट में है, पूरा जब अध्ययन करोगे तब पता चलेगा उसका। ठीक है, तो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो रहा कुछ? अब आए कल्चर पर। कल्चर को थोड़ा फोकस करें। कल्चर लिख लो आप, अलग से ही लिखो आप, संस्कृति का पार्ट। देखो कल्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूरे इतिहास में जो है कल्चर को कैसे डिफाइन करोगे आप। सबसे अगर रिच पार्ट कोई बताया जाए तो कल्चर का है संस्कृति। संस्कृति कल्चर का पार्ट है, और इसमें आप देखोगे 60+ अब तक की जो स्थिति है, अब तक की जो स्थिति है 60+ रही। और कल्चर में अगर आप मैक्सिमम देखो तो कल्चर का हिस्सा जो है वो 3 सेक्शन मिलके बना लेते हैं। एक तो स्थापत्य कला, और एक आपका यानी कि कला का सेक्शन, इसको कला में ही रखते हैं, कला, धर्म और साहित्य।
ऐसे बनाओ आप, आर्ट और रिलीजन और लिटरेचर। अब आर्ट में आप पूरा लेके चलोगे, आर्ट को आप क्या करोगे, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, दोनों को लेके चलोगे आप। तो विजुअल आर्ट में आप देखोगे चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला। तो आर्ट में बहुत सेक्शन आ जाएगा। आर्ट में देखो आप, आर्ट को बांटो जरा। आर्ट का एक पार्ट क्या होगा, स्थापत्य, मंदिर निर्माण कला, भवन निर्माण कला, चित्रकला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, स्तूप हैं, स्तंभ हैं, जितने मृदभांड कला। आप देखो आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, टेराकोटा, क्ले पॉट्स, मृदभांड कला। अब इस मृदभांड कला को आप देखो, ये शुरू से है, पाषाण काल से है, सब शुरू से मिल जाएगा। स्थापत्य कला भी शुरू से मिलेगा कि कच्चा पक्का मकान जो भी बनाए हो, ये शुरू से मिल जाएंगे। मूर्ति कला भी मिलेगा, चित्रकला, गुफा चित्रकारी, भीमबेटका, रायगढ़, सुंदरगढ़, सब मिल जाएगा। यानी कि एक अच्छा खासा पार्ट है, काफी क्वेश्चन कवर होता है। कम से कम आप समझ लो 12 से 15 से 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन। ये वाला सेक्शन जो है, इसमें विजुअल आर्ट भी है, परफॉर्मिंग आर्ट में क्या आ जाएगा, जैसे मार्शल आर्ट, जैसे नृत्य है, ये भी तो आएंगे सब। नृत्य है, मार्शल आर्ट है, सर्कस है, मार्शल आर्ट है, कठपुतलियाँ हैं, आ जाएंगे सब। तो इसमें जितना परफॉर्मिंग है, प्रदर्शन कला, एक दृश्य कला है विजुअल, और एक प्रदर्शन कला, दो भागों में बांटोगे आप। जैसे एक थांगटा, मणिपुर का एक आया थांगटा, मार्शल आर्ट, तो ये जानना जरूरी। जैसे सत्रिया नृत्य असम का है, शंकर देव उस समय वहाँ जो है वो भक्ति आंदोलन वाले हैं, शंकर देव को पढ़ाते हैं, जो असम के चैतन्य। तो प्री भी हुआ था, आपकी बार प्री में ही लुढ़क गए, फिर बोले अब आएंगे, अब निरंतर आया करेंगे, हो न हो। तो देखो भगवान क्या एक संबल है, जर्रे जर्रे में हाजी नाजी मानते हैं हम लोग भगवान को, एक संबल ही देते हैं बस। कर्म ही सब कुछ। सबसे बड़ा इथिक्स क्या है, व्हाट इज योर हाईएस्ट गोल, टू वर्क, कर्म, ट्राई अगेन एंड अगेन। आपने देखा, एक एग्जाम्पल हमने दिया था ना महमूद गजनवी का, सिकंदर का, देखो आप। यानी कि कहीं भी आप देखो, केवल ट्राई अगेन एंड अगेन। लास्ट बार में आप सोचो जो आईएएस बनता है उसको आप कभी देखो, जो इंटरव्यू से चला आया फिर प्री दे रहा है, उससे कभी पूछो आप तो प्री से ही लौट आए, उससे पूछो जो इंटरव्यू के द्वार से गया और रिजल्ट आया और 3 में से 1 ही का तो होना, 3 गुना तो वहां भी गए थे। ये तो मैराथन है, चल दिए लोग 42 किलोमीटर के लिए, लेकिन पहुंचेंगे कितने, जिनकी बहुत कुशल सुनियोजित रणनीति होगी और सारी सर्कमस्टांसेज उसका साथ देंगे, और मिति तिथि और सब कुछ सही होगा उसके साथ। तब वो दिन आएगा कि आपका नाम होगा रोल नंबर के साथ। लोग कहते नहीं है कि हिम्मत नहीं ले रही रिजल्ट देखने की, लेकिन जब कोई फोन से बता देता है कि अरे दूसरे ही नंबर पे, अरे बोले हमारा नहीं होगा तो ठीक से देख, है। जब हो गया तो फिर क्या, कृष्ण जी की तरह मुस्कुरा रहे हैं, बोले कोई किताब छोड़ा ही नहीं, बस जबकि कोई पढ़ा ही नहीं है। तब एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है, तब वो पत्रकार से हम लोग कहते हैं क्या ये भी पढ़ लेना, अरे अपने बता के इतना पढ़ा, कुछ बढ़ा के ही बोल देते हैं। नहीं, सफलता जिससे मिली है उसको बताओ, क्योंकि आपकी पीढ़ी जो आने वाली है ना, वो देखेगी कि राज क्या है। जब आप आईपीएस बनोगे ना तो कितने तो देख के बन जाएंगे, इंस्पायर होके। एक गांव में देखो जब कोई बनता है तो सब भेज दिए जाते हैं, तुम भी जाओ, किसी अर्थ लायक नहीं, उसको देखो बन गया कि नहीं।
तो उसकी प्रेरणा से कितने, जबकि मिले ही नहीं, लेकिन प्रेरणा से बन गए। जब मिल लोगे तो आप क्या हालत होगी। तो आप देखो ये पार्ट यानी कि महत्वपूर्ण लग रहा है कि नहीं। और ये पार्ट कहां से शुरू हो जाएगा, स्टोन एज। कहां से, खेती बाड़ी मानो। अच्छा बताओ, खेती बाड़ी अगर नहीं करता, पशुपालन नहीं करता तो कुछ भी संभव था? बिना एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी संभव नहीं है। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए भी एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन होना जरूरी। इसका मतलब इंग्लैंड में पहले एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुई या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। और वही जौ और गेहूं की खेती करना सिखाया कौन? नवपाषाण कालीन मानव। यानी कि उसे हमें जानना जरूरी है। मध्य पाषाण काल वाले को जानना इसलिए जरूरी है कि वही मिट्टी का बर्तन बनाना सिखाया पूरी दुनिया में। और वहीं आकर पॉटरी के लिए, कुंभकारी के लिए नवपाषाण काल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। और वही चाक का आविष्कार हो गया। और आज आप देखो, एवरीथिंग इज ऑन व्हील। बट फ्रॉम वेयर द जर्नी ऑफ व्हील इज स्टार्टेड, दैट इज नियोलिथिक। कहां से शुरू हुई इस चाक की कहानी? नवपाषाण का। तो कभी कभी आता है कि मनुष्य के द्वारा आग का प्रॉपर प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कब किया गया? नियोलिथिक। जबकि एक बार क्वेश्चन आया एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, पैलियोलिथिक। 2-3 जगह तो आग आप देखो कि स्वयं लग जाएगी। दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। नियंडरथल मानव, आप इमेजिन करो, नियंडरथल मानव कब्र बनाता था। आप इमेजिन करो, जर्मनी के घाटी में रहता था, कुछ बोलता था, औरतें घर में रहती थी, अपने बाहर जाके काम करता था। यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। जबकि नियंडरथल को हम लोग ठीक से जानते भी नहीं। जावा मानो, पेकिंग मानो, होमो इरेक्टस, आग का ज्ञान आ गया। लेकिन हमारे यहाँ आग का ज्ञान आता है तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे? पैलियोलिथिक। कि आग का ज्ञान तो उसे था क्योंकि घर्षण से भी आग निकलती थी। एग्जिस्टेंस ऑफ फायर बट नॉट द एप्लीकेशन ऑफ फायर, एप्लीकेशन ऑफ फायर इन नियोलिथिक। तो मानव को मानव बनाया किस काल ने? नवपाषाण काल। क्योंकि उसके पास क्या आ गया? खेती बाड़ी। क्या आ गया? तो नवपाषाण काल को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और कभी भी आप देखो, नवपाषाण काल में मानव पहली बार उत्पादक और उपभोक्ता बना। क्या बना? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर बन गया, कंज्यूमर बन गया। और मार्केट के लिए यही जरूरी आएगा कि नहीं मार्केट। और उसके बाद ग्रामीण संस्कृतियां आ जाएंगी, जिसको हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं, जैसे गणेश्वर संस्कृति। तो इसका मतलब कि सिंधु घाटी से पहले गणेश्वर है कि नहीं? जब वो तांबे की सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब सिंधु घाटी से पहले है। और अब तो एक और पता चल रहा है कि जो डेट को रिवाइज कर रहे हैं, रिवैल्यूएट कर रहे हैं, जो इंडस की डेट 8000 बैक हो रही। तो अगर इंडस 8000 बैक हो जाएगा तो किससे मिलेगा जाके? पाषाण काल से। तो इसलिए हम लोग उसको छोड़े सकते ही नहीं। यानी कि सबको लेकर एक होलिस्टिक व्यूज में अध्ययन करना है। इसलिए मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि मानव खाना बदोश मानव से स्थायी मानव कैसे बना। तो ये बात कब लिखोगे आप? जब प्री हिस्ट्री की जानकारी होगी। तो प्री हिस्ट्री में देखोगे आप, टूल्स है, प्लेसेस है, बस इसी को हम लोग जानते हैं। एक बार क्वेश्चन आया कि मौर्य काल में कला का सबसे बेहतरीन नमूना कौन? अब देखो आप, मौर्य काल में कला का सबसे बेहतरीन नमूना कौन होगा? बता दो जरा, इसी में तीन ही बता दो आप। स्तूप है? अच्छा, कैसे आप मतलब भ्रमित हो गए? अच्छा, पहली बार में जो आंसर रहता है वो पहुंचते ही नहीं हो आप। इसका मतलब कि आप जो है, आप एक चीज देखा करो कि जो आपका मन कहता है उसको रोक लिया करो कि भाई तू रोक, गलत, और उसके अपोजिट लगा दिया कर। ये भी एक बचने का रास्ता।
क्योंकि अभी तो मन वही कह रहा कि लगा दे इसे। देखो आप बताओ कौन सा है? स्तंभ है। हाँ बचा ही क्या, बोले गुफा एक तो हो ही गया। तो देखो आप स्तूप कला कभी भी आ जाए तो सांची के स्तूप से आप भ्रमित हो गए। स्तूप कला पोस्ट मौर्यन पीरियड का द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, और स्तंभ कला इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट, क्योंकि इसमें सारनाथ का स्तंभ और इसमें अशोक की धम्म लिपियां भी हैं। अशोक की धम्म लिपियां किसमें हैं? स्तंभ कला में। क्योंकि स्तंभ केवल पिलर ही नहीं है, पिलर इंस्क्रिप्शन भी है। क्या है? पिलर इंस्क्रिप्शन। तो उसको हम लोग मेजर पिलर कहते हैं, माइनर पिलर कहते हैं। जैसे मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन। अशोक के 40 अभिलेख, और अशोक के अभिलेख में कितनी लिपियां हैं, कितनी भाषा है, कहाँ कहाँ उसको रखा गया है, सारे पर क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन किस पार्ट का है? किस पार्ट का है? कल्चर का। तो आप देखो कितना महत्वपूर्ण है कि इसमें आप कंफ्यूज कर गए और अंत में गलत लगा दी। तो हमें एग्जैक्टनेस का पता लगाना। आप देखो माइनस में कौन सफल होता है? माइनस मार्किंग में, माइनस मार्किंग में वही सफल होता जो गंभीर अध्ययन किया। जो ज्यादा अध्ययन किया वो नहीं सफल होता, क्योंकि वो कहेगा ये भी सही है, ये भी सही है, काम चल जाएगा, इसे भी लगा दे। अगर आप 60 ही अटेम्प्ट किए और उसमें गलतियां न्यूनतम है तो आपका होगा, 80 वाले का नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो न्यूनतम गलतियों के साथ कम करना। लेकिन आप वहां सोचते हो क्या ये भी चल जाएगा काम, और 10-20 लगा दिए कायदे से तो काम ही कर गया है। तो ये चीज ध्यान रखो आप, यानी कि ये वाला पार्ट, कला वाला पार्ट महत्वपूर्ण है कि नहीं। देखो आप मृदभांड कला, ये पूछेगा चित्रकला हर जगह मिलेगी। अजंता एलोरा बाग की गुफाएं, एलिफेंटा बाग है कि नहीं। ऐतिहासिक चित्रकारियां, उदयगिरी की गुफाएं, और मंदिर निर्माण कला तो आ जाएगा पूरा गुप्त काल से। फिर मंदिरों में आप देखोगे गुंबद वाले मंदिर आ जाएंगे, यानी कि नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली आ जाएंगे कि नहीं गुप्तोत्तर काल आके। यानी कि गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा फीचर है? कल्चरल। अच्छा मौर्योत्तर काल में आप आओगे तो देखोगे तो वो महायान हीनयान आ गया कुषाण के समय में। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध बैठक हुई, और चौथी बौद्ध बैठक का परिणाम क्या निकला कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। और महायान ने क्या घोषित कर दिया? अब हम इन्हें देवता मानकर इनकी पूजा करेंगे। तो वहीं से शुरू हुई क्या? गांधार और मथुरा कला शुरू हो गई। तो इसका मतलब कि कला का पार्ट रिच है कहाँ? मौर्य में भी, मौर्योत्तर में भी, गुप्त में भी और गुप्तोत्तर। अच्छा गुप्त काल में जैसे ही आप जाओगे खूब अभिलेख मिलेंगे, 40 से 42 अभिलेख। और साहित्य तो छोड़ो मत आप, साहित्य आप देखो नवरत्न है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब नवरत्न है, अमर सिंह ने अमर कोश लिखा, और एक बार क्वेश्चन आया कि पाणिनि जो है पतंजलि के दरबार में थे। दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पाणिनि कहाँ है? पाणिनि कौटिल्य, और पतंजलि कहाँ है? पुष्यमित्र शुंग। उसी तरह अमर सिंह को बताया कि हर्षवर्धन के दरबार में है। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि अमर सिंह कहाँ थे? नवरत्नों में थे। अमर सिंह को कहाँ दिखा रहा है? हर्षवर्धन। और अमर सिंह कहाँ है? गुप्त काल। तो दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ऐसे क्लब करके क्वेश्चन करोगे आप। तो अगर आप अमर सिंह को याद किए हो तो अमर सिंह कल्चरल में आते हैं। कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी। अब कोई पूछ ले कि धन्वंतरी किस काल में थे? बोले अरे गुजरते तो रोज वहीं से हैं धन्वंतरी। ये भी आफत आ गई है। जानना जरूरी है। आर्यभट्ट हैं, चरक हैं, ब्रह्मगुप्त हैं। पृथ्वी को घूमने की बात,
बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐतरेय ब्राह्मण में आप देखोगे कि कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश, यानी कि अपना सूर्य का प्रकाश जो है, वो कहते हैं कि अपना सूर्य का प्रकाश जो है ये चांद को भी देता और सब तारों को भी देता, मतलब तारों के अलावा जो भी है प्लेनेट, जैसे सैटेलाइट है प्लेनेट है। ये बात आप सोचो वैदिक में लिखी है कि बिना उनके प्रकाश से, क्योंकि उसका कोई प्रकाश ही नहीं है पृथ्वी का। पृथ्वी किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है बताओ? ज्योमेट्री का ज्ञान वहां दिया, आदिम कैलेंडर का ज्ञान ऋग्वेद में है। होश उड़ जाएगा लोगों को, और लोग कह रहे हैं कि कैलेंडर मैंने दिया। एसी का कमरा जो वातानुकूलित कमरा बना है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में है। कीटों पतंगों का ज्ञान जो फसलों को खराब कर देते थे कीटे, वो अथर्ववेद में है। नहरों का ज्ञान अथर्ववेद में, बहुत हाई टेक्नोलॉजी। लेकिन अब कोई पता चला वेद ही नहीं मान रहा है तो नहर मानेगा भाई? अगर कोई कह रहा है आई डोंट एक्सेप्ट योर वेदास, तो इसका मतलब वो सरस्वती नदी को भी खा गया है। अब आप बहाते रहो, नदी है इलाहाबाद में भी। बोले इलाहाबाद में कहाँ से आ गई सरस्वती? वो तो बेंसन में डूब गई, वो तो राजस्थान की नदी। तो बोले वो ब्रह्मा जी कमंडल लेके जा रहे थे, गिर गया एक बूंद, वहां भी बन गया। तो माने तो पहले, हम माने तो हम लोग प्रूफ करा देंगे पूरा कि हर चीज है। अर्थक्वेक नहीं, आप सोचो भूकंप से पतन हुआ। आप सोचो भूकंप आने की परंपरा कालीबंगा में थी। कालीबंगा में लोग सामूहिक भोज करते थे, जिससे बाद में लंगर का उत्पन्न हुआ। लंगर जो गुरु नानक ने लंगर प्रथा चलाई, वो कालीबंगन से है। चूल्हे मिले हैं, सरायनार से चूल्हे मिले हैं सामूहिक भोज के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परंपरा पास्ट में है, और उस परंपरा से हम लोग आगे आके सीख रहे हैं। तो इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी है, और ये सब नृत्य है, गायन है, वादन है। जैसे ठुमरी घराना, जैसे जो है वो आपका आगरा घराना है, जैसे ध्रुपद गायन है, जैसे तानसेन आता है ना कभी कभी। तानसेन, बैजू बावरा, तानसेन जाके बैठे हुए थे, वहीं स्वामी हरिदास मिल गए। तो स्वामी हरिदास फिर ले गए उनको रामचंद्र देव के दरबार में। तो तानसेन को नाम किसने दिया तानसेन? क्योंकि ये तो रामतनु पांडे थे। तो दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर। अकबर ने तो नहीं दिया, और यही आया क्वेश्चन कि अकबर ने तानसेन का नाम तानसेन दिया। बोले ये तो 100% गलत है। बस वही आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको शोध करने की क्या जरूरत है? अगर एक पता चल गया कि 100% गलत है, तो जहां जहां वो है वहां वहां संभावना नहीं है। समझ रहे हो? तो कभी भी जब एक दो तीन ऐसे क्वेश्चन आए, तो आप जहां जहां पहला गलत हो गया 100%, तो इसका मतलब 3 में कम से कम वो है, तो इसका मतलब 3 की संभावना तो नहीं है। जो बचा है वही आपका आंसर है। ट्रिक से आईएएस बनते हैं। और आप सोचते हो कि अरे बगल वाला हो गया है, पढ़ा लिखा है क्या? अब बाद में आप पता लगाए तो बोले आपसे कम पढ़ा लिखा था। ट्रिकी था, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त जानता था, और एक निकाल लिया तो बचने का रास्ता निकाल लिया। और आप सब पर शोध कर रहे हो, ये क्यों नहीं जानते हैं? पर उसको बाद में समझ लेना, वही शोध कर रहे हो, अरे इसे तो जानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बस एकदम इशारे से चलना। क्योंकि आईएएस क्या चाहता है ना कि आप निकल जाओ। असली लड़ाई तो कहाँ है? मेंस में है। अभी तो लड़ाई बाकी है, लेकिन आप उसी लड़ाई में, क्योंकि उसका नाम क्या है? क्वालिफाइंग। अभी देखो पीसीएस में आप सीसेट बनाम उसमें जो है वो कर दिया कि इतना मेरिट में आओगे तब, और सीसेट वाला क्वालिफाइंग कर दिया। तो सीसेट वाला आप नॉर्मल स्थिति में आ जाते हो, लेकिन अब जीएस में पता चला रह गए तो बाहर हो गए। क्या जीएस में आ गए मेरिट में, सीसेट में क्वालिफाई नहीं किए, बाहर हो गए। तो हमें आना नहीं हो रही, ये जान के चलना है कि कहाँ हम कितना निवेश करें तो हमारी गाड़ी पार हो जाएगी, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मेंस में कंसंट्रेशन करना। इसलिए आज हम थोड़ा सा फोकस मेंस का किए कि मेंस कुछ नहीं है, कल्चर, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री मिला के बनेगा मेंस, इतिहास का। अगर इतिहास विषय भी लेते हो आप, तो ये वाले पार्ट आ जाएंगे, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री एक ज़्यादा आ जाएगा, कल्चर वाला आ जाएगा। कल्चर हम पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक
विश्व नहीं समझ में आएगा तो मॉडर्न को पढ़ने के लिए विश्व पढ़ना है। आप देखो विश्व जिसका अच्छा उसका मॉडर्न अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है मॉडर्न जिसका अच्छा उसका विश्व भी अच्छा। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखो ये वाला मुद्दा बहुत बड़ा, धर्म। क्योंकि धर्म आप निकालोगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? आप बताओ, आप धर्म को जरा विभाजित करो। एक तो ये आ जाएंगे धर्म सभी, और एक आ जाएगा आपका क्या, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म से ही उत्पन्न होगा कौन, ब्राह्मण धर्म। अब ब्राह्मण से ही उत्पन्न होगा कौन, शैव, वैष्णव, शाक्त। शाखाएं आने लगेंगी। अब देखो वैदिक आप पढ़े तो किसको पढ़े, ब्राह्मण धर्म। अब ब्राह्मण धर्म पढ़े तो किसको पढ़ेंगे, शैव, वैष्णव, शाक्त। शैव, वैष्णव और शाक्त। अब फिर शैव की सब शाखाएं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, वीर शैव, लिंगायत। फिर तो हम लोग मेडिवल तक पहुंच गए। और जैसे निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, सारे आचार्य भी तो आएंगे। फिर भक्ति आंदोलन वाले आएंगे, नयनार, अलवार आएंगे कि नहीं? फिर नामदेव आएंगे, एकनाथ आएंगे, रामनाथ, और रामदास आएंगे, तुकाराम आएंगे, वो महाराष्ट्र वाले आएंगे कि नहीं? यानी कि भक्ति सूफी भी आएगा। यानी कि जब आप मुस्लिम धर्म पढ़ोगे तो उसी से निकलेगा क्या, सूफी। सूफीवाद का जन्म होगा कि नहीं? जो उदारवादी रहेंगे उधर चले जाएंगे, और थोड़ा कट्टर रहेंगे इधर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब किस सिलसिले से है, तो जानना जरूरी है कि औरंगजेब कट्टर है, तो कट्टर सिलसिला कौन है, नक्शबंदी। और वहीं दारा आ गया औरंगजेब का भाई, दारा किस सिलसिले से है, तो दारा उदार था, और सिलसिला उदार है कौन, कादरिया सिलसिला, कादरी सिलसिले से दारा सीखो। तो इसका मतलब जब हम सिलसिला पढ़ेंगे तो चिश्तिया हैं और नक्शबंदी हैं, कादरी हैं, जिसमें सबसे फेमस सिलसिला कौन रहा, चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा साहब का दरगाह बना हुआ अजमेर शरीफ। तो आप अगर जब इस्लाम पढ़ोगे तो इस्लाम का दोनों रूप पढ़ोगे, यानी कि एक उदारवादी और एक कट्टरवादी। जैसे आप नास्तिक जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ोगे, जैन और बौद्ध। इसी का एक शाखा आप पढ़ोगे क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिनको हम लोग मान लेते हैं क्या, कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन कर्म को तो मानते हैं। जैन और बौद्ध किसको नहीं मानते हैं भाई, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को मानते हैं। आत्मा को मानते हैं, इसका मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं, और पुनर्जन्म को मानते हैं तो इसका मतलब कर्म को मानते हैं। मानना पड़ेगा, क्योंकि आप आईएएस इसलिए नहीं बन रहे हो, आईएएस इसलिए भी बन रहे हो कई पीढ़ी सही करना। आप बताओ, जो बिल्कुल सुबह से शाम तक कर्म किए जा रहा, उसका प्रतिफल क्या वो भोग पाएगा इस जन्म में? भोग लेगा, पूरी तरह भोग लेगा। और जो बचेगा, जो पेंडिंग है, तो अगर फसल बोया है वो तो काटेगा कौन, वही। तो उस फसल को काटने के लिए फिर उसे आना पड़ेगा। पुनर्जन्म कुछ है नहीं, काटने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन है कि जो तेरा है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जो दुख तूने किया है उसे कोई हटा नहीं सकता, जो नहीं किया है उसे कोई दिला भी नहीं सकता। अगर आपने किया है तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए डिजर्व करते हो। तो उसमें विश्वास करते हैं कौन, करते हैं कर्मवादी हैं ये, इसीलिए विश्व पूजा कर रहा। और कर्मवादी हैं तो इसका मतलब पुनर्जन्मवादी होना पड़ेगा, और आत्मवादी भी होना पड़ेगा। लेकिन उसमें जैन और बौद्ध आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क। जैन क्या है, सर्वात्मवादी ही हो गया।
बोले किसमें आत्मा? बोले ईंट पत्थरों में भी। लो छुट्टी। यानी कि कभी भी आ जाए कि सभी में आत्मा को देखा किसने, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं कौन? बुद्ध। तो अगर कभी भी आ जाए, नो सोल थियरी किससे जुड़ी है? बुद्ध से। लेकिन फिर पूछा गया बुद्ध से कि भाई आप आत्मा को नहीं मानते हो तो कर्म की व्याख्या कैसे कर लोगे? तो बोले आत्मा वो नहीं है जो भेदों में, क्योंकि दुश्मनी किससे है भाई? कहा ना आप ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ तो रहे हो। तो बोले आप बता दो आपके शब्दों में आत्मा कौन है? तो बोले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड सोल। अरे बोले ये कौन सी आत्मा बना ली? तो कह रहे हैं क्या? चेतना का प्रवाह ही आत्मा। लो बना ली आत्मा। क्या बना ली है? लेकिन कौन सी आत्मा नहीं बोलेंगे? जो अजर और अमर है। वेदों वाली आत्मा क्या है? अजर और अमर है। लेकिन बुद्ध की बगावत किससे है? बुद्ध का विरोध किससे है? वैदिक से। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? आई डोंट एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल विच वाज मेंशन्ड इन वेदास। तो बोले फिर कर्म की व्याख्या कैसे करोगे आप, जो दिनों रात आप कर्म कर रहे हो, लोक कल्याण कर रहे हो? तो बोले इसकी व्याख्या करने के लिए हम चेतना का सहारा ले लेंगे। बोले चेतना कौन है? बोले चेतना भी तो आत्मा का भाई। जाओगे कहां? आप बताओ, जो आत्मा चेतना को मान ले वो ईश्वर को नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। इसलिए संसार किसको ईश्वर मान लिया? किसको मान लिया? बुद्ध को ही मान लिया। आप बताइए, थाईलैंड में हम गए थे, समझ लो पांच कितना मतलब कितने टन सोने की मूर्ति बनी है बुद्ध की। हमारे यहाँ होती तो शायद सोना ही नहीं बचता। और सोचो, बुद्धा कहते थे आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन लोग कहते थे मरो तो आप बनाएंगे आपकी मूर्तियां, क्योंकि आपके कारनामे तो भगवान जैसे लगते हैं। कारनामों से इंसान भगवान के रूप में पूजा जाता है, इंसान होने के कारण नहीं। अब बुद्धा ने यही बात कहा कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरे भस्म को रख कर स्तूप बना लेना, वही तेरा मंदिर रहेगा, लेकिन मेरे को मत बनाना। बोले आने तो दो समय। तो आप देखो, सांची के स्तूप में बुद्ध नहीं है, लेकिन जब महायान आया तो बोले हम तो देखना चाह रहे हैं कि हमारे बुद्ध कैसे थे। बनाया खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति, कहीं तो बाल भी दिखा दिया, हेयर स्टाइल। बताओ, जो सन्यासी होगा वो हेयर रखेगा? आप देखो गांधार शैली को कभी आप गौर से देखो, कानों में कुंडल और ये, भाई जो सन्यासी है वो तड़क भड़क लेके चलेगा गोल्डन बाबा की तरह है। ये गोल्डन बाबा थे ना, उनका नाम ही पड़ गया गोल्डन बाबा। पूरा गोल्ड ही गोल्ड, उनको ले जाओ तो गोल्ड की कमी नहीं। सोचो आप। लेकिन हमारा सन्यासी क्या है? सिर मुंडित। अब बताओ, कहीं कहीं तो मोछा दिखा दिए, मोछा बताइए, मोछ दिखा दिए, उड़ना दिखा दिए, और हेयर स्टाइल कैसा दिखाए हैं? कर्ली हेयर। जैसे लग रहा बुद्ध ने बाल तुड़वाया कहीं। तो इसका मतलब अगर तड़क भड़क दिख रही है और अगर बुद्ध जैसे हैं वैसी मूर्ति नहीं बनी है, तो वो मूर्ति मथुरा कला की नहीं है, वो मूर्ति किसकी है? गांधार शैली की। क्योंकि हम लोगों ने बुद्ध को कैसे बनाया? जैसे हमारे बुद्ध थे। तो कैसे पहचान जाओगे आप? ऐसे पहचान लोगे। अब पता चला पैरों में जूता पहना दिए। हमारा सन्यासी क्या पहनता? चरण पादुका वगैरह खड़ा हूं या नंगे पैर रहता। तो ये चीज की जब परख हो जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मथुरा एंड गांधारा, तब आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, पहचान लेंगे। अब उसके लिए रटने की जरूरत हो रही है, लेकिन एक हॉरिजेंटल स्टडी, एक होलिस्टिक स्टडी पूरे इंटायर सिलेबस की करना। तो आप देखो, ये वाला पार्ट भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। सख्ती जो भक्ति सूफी है वो कहाँ से आएगा? अब इसी इन्हीं के साथ एक निकले। अब बताओ, इनके सिद्धांत भी आएंगे, इनके संप्रदाय भी आएंगे, आएंगे कि नहीं? और इनके लिटरेचर भी आएंगे, क्योंकि आप देखोगे इनका अर्ध मागधी में है और इनका पूरा पाली में है, और ये घूम घूम के प्रचार जो करते थे वो प्राकृत भाषा में है।
इसका मतलब उस समय हमारी लोकप्रिय भाषा क्या थी? प्राकृत, क्योंकि अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें हैं? प्राकृत में। इसका मतलब उस समय जनसामान्य की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। यानी कि आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो इनका कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? कल्चरल। क्या पढ़ेंगे? कल्चरल। लेकिन जब इनका उदय हुआ तो उस समय कौन सा चल रहा था? महाजनपद काल। यानी कि महाजनपद से पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल्चरल आ रहे हैं। और इसी में आप देखोगे एक और निकला जो दुनिया में अपना नाम कमाया, जिसका नाम क्या है? इससे मुलाकात हुई थी, चारवाक। ये तो बहुत खतरनाक है, सारी सरहदें पार कर गया, चारवाक। और ये चारवाक के गुरु कौन है? संस्थापक कौन है? संस्कृत में है ये, और बृहस्पति जो देवताओं के कुल गुरु। और चारवाक क्या कहता है? पूर्ण रूप से भौतिकवादी। एक होता है ना 99% पॉइंट लगा दो आप, पूर्ण रूप से भौतिकवादी। इन्होंने कहा कि कौन आत्मा कहाँ गई, किसने देखा? और देखा हो तो बता दे, हम भी मान लेंगे। ये तो सबसे निकला। तो बोले जीवन का उद्देश्य क्या है? मैटेरियलिस्टिक लाइफ, ईट ड्रिंक बी मेरी। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो ये पूरा इसकी निंदा हुई। ये कहते यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पीवेत पित्वा पित्वा यद पित्वा यावत पतिते भूतले। बोले ये क्या बोल गए? बोले अगर पड़ोसी से उधार लेके घी पीना है तो घी पियो, क्योंकि उधार की अदायगी नहीं करना। भाई आज कोई आप देखो उधार लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं? डैडी ने उधार लिया, हम अदा कर देंगे, डोंट वरी। क्योंकि उसको घबराहट होती है कि डैडी कहीं चले ना जाए। अरे बोले हाँ मैंने, और ये कह रहा क्या? उधार लेने के बाद भूल जाओ। तो इसका मतलब सभी हैं चारवाकी, लेकिन केवल चारवाकी नहीं है। हमारे सोच में आध्यात्मिकता भी है, भौतिकता भी है, लेकिन उसका एक परसेंटेज है 80:20। लेकिन ये कहाँ पहुंचा दिया? हाँ उधर फिर गुंजाइश ही नहीं है, बोले पॉइंट में भी नहीं रखेंगे। तो कर्म को मानता ही नहीं। क्यों इसकी निंदा हुई? क्योंकि ये कर्म को भी नहीं मानता। बोले कल किसने देखा है? आज अगर कोई दे रहा है चांदी और कल कह रहा है कि डायमंड देंगे, तो कल कोई भरोसा नहीं है उसका आने का, इसलिए आज क्या ले ले? चांदी ले ले। लेकिन ज़्यादा सोचने वाला होगा तो क्या कहेगा? अरे ठीक है ऑप्शन कल वाला बेहतर है, आज छोड़ो, कल आया ही नहीं। तो ये किसमें विश्वास करता है? जो आंखों के सामने, जो इसीलिए इसने किसको माना? प्रत्यक्ष को माना, अनुमान को नहीं माना। लेकिन आप जीवन से अनुमान को निकाल दो तो जीवन बेकार हो जाएगा। आज गार्जियन क्या लगाए हुए आपके ऊपर? हाँ प्रत्यक्ष तो देख नहीं रहा कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आप घर पे जाते हो तो क्या कहते हो? आज बहुत पढ़ाया गया, जबकि मेगा माल में था ही। कभी कभी झूठ भी बोल देते हो, लेकिन वो अनुमान लगाते हैं कि नहीं मेरा बेटा सही रास्ते पे चल रहा है और आपकी बार ये रिजल्ट। तो आपको पढ़ते हुए देख कर गार्जियन को सफल होने का अनुमान लग जाता। लेकिन चारवाक कहता है क्या मतलब है? पता ना, वो पढ़ रहा था कि मोबाइल में कुछ देख रहा था। चारवाक के भी अलग अलग फंडे हो। कहता कि नहीं आप विश्वास कैसे मानोगे? मान लो किसान हल बैल लेकर जा रहा, रोज खेती बाड़ी कर रहा, तो उससे फसल होने का अनुमान लगेगा? नहीं लग सकता। लग भी सकता और हो सकता है इंद्र भगवान ज्यादा बारिश कर दे, फसल चौपट। जैसे मान लो आप 8-10 घंटा गार्जियन देख रहा कि बेटा पढ़ रहा और रिजल्ट आया गायब, तो कहेगा नहीं कि करते क्या थे? बोले अरे वो आपको हम बताए नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब वो अनुमान लगा के बैठे थे कि अब की बार तो फाइनल रिजल्ट है। तो अनुमान सही हो चाहे गलत हो, लेकिन जीवन जीने के लिए लगाना पड़ता। और ये अनुमान को नहीं मानता था, बाकी सब मानते हैं। जैन हैं, बौद्ध हैं, शंकराचार्य हैं, सब सारे लोग मानते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो इसलिए अगर नास्तिकों का नास्तिक आ जाए, या पूर्ण भौतिकवादी आ जाए, या लोकायत आ जाए, तो किसको लगाओगे आप? चारवाक को।
तो इसका मतलब अगर नास्तिक को कायदे से हम लोग परिभाषित करेंगे तो जैन और बौद्ध उसमें नहीं, क्योंकि जैन और बौद्ध कर्म को मानते हैं लेकिन चार्वाक कर्म को नहीं मानता। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इसको एरिया को ध्यान रखना। इसका मतलब ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किताबों के चक्कर में पड़ गए आप, ऐतिहासिक किताबें, अर्ध ऐतिहासिक किताबें, जीवन चरित्र हैं, ये हम लोग पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे जब स्रोत पढ़ाएंगे आपको तो पढ़ा देंगे, थोड़ा सा हल्का सा जो भी रहेगा वो पता चल जाएगा उससे। तो हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। लेकिन आप देखो आ गया भवभूति, आ गया कि नहीं भवभूति क्या? तो इस तरह अमर सिंह आ गए, कालिदास आ गए, या आ गया कि निम्नलिखित में से कौन कालिदास का ग्रंथ नहीं है? तो कम से कम कालिदास के जितने ग्रंथ हैं एक बार दिमाग में उसका आकृति होना चाहिए या फिगर एक बार आप बैठ जाना चाहिए। जैसे हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जैसे 3 ग्रंथों की रचना कर दी। अब लिखा, अब आया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्ष ने नहीं लिखा। तो अगर ये तीनों ग्रंथ नहीं मालूम होगा तो कैसे कर पाओगे आप? जैसे बाणभट्ट को देखो आप, कादंबरी, हर्षचरित, पूर्व पीठिका, पार्वती परिणय, चंडी शतक, ढेर सारे उनके हैं ग्रंथ हैं बाणभट्ट के। उनके बेटे भूषण भट्ट या कल्लड़ की रास तरंगड़ी। तो इसका मतलब हमारा लिटरेचर का पार्ट उतना भी कमजोर ना हो कि हम इसमें वंचित हो जाएं और हमारी समझ भी ना हो। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आप। नितिन सिंघानिया की किताब फाइनल एंड द बेस्ट किताब, बस केवल एक किताब कल्चर पे पूरा पढ़ना है, नितिन सिंघानिया की किताब। तो ये चीज ये क्लियर हो गया कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और किससे पढ़ें। तो आर.एस. शर्मा की किताब है एंशिएंट, हिंदी इंग्लिश दोनों, काफ़ी मैटर मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तथ्य की कोई चिंता नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट बनाना है कि हमारी सही एक समझ बन जाए। और सतीश चंद्रा मेडिवल और मॉडर्न में हम समझ रहे हैं बिपिन चंद्रा, और फ्रीडम स्ट्रगल भी बिपिन चंद्रा का अलग से भी आता है, फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा का ले लेना आप। और अगर एक्स्ट्रा कोई किताब पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम थोड़ा सही है वो मॉडर्न की, क्योंकि हमने देखा कि उसमें थोड़ा सा है प्रसंग अच्छा है। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया मेंस के लिए, क्योंकि मॉडर्न का पोर्शन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेंस में भी है और प्री में तो है ही, आप देख रहे हो। ठीक है, तो अच्छा लगा। फिर हम लोग देखते हैं सिलेबस बना के, और जैसे जैसे हम लोग शुरू किए हैं यहाँ से शुरू करेंगे और स्पीड लेते हुए फिर आगे निकल जाएंगे। कभी कोई दिक्कत होगी तो आप प्रश्न नोट करके ले आना, बीच बीच में हम लोग उसको भी पूछते रहेंगे, तो 4-5 मिनट 10 मिनट आप लोगों को देंगे। तो ठीक है, और ढेर सारी बधाइयों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग। आउटसाइड में आपकी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं क्या? जैसे मैं इस कॉलेज से वो तो इन लोगों से संपर्क कर लेना।